हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक है क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का ही है ये। और ये जो हमारा टॉपिक का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री यूनिट का टॉपिक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, हमारे टॉपिक को बढ़ाते हैं हम आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसका नाम ही है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसमें हमारा जो हम बारे में जानेंगे वो इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद में हमारे देश में हमारे लीडर्स को क्या क्या चैलेंजेस फुलफ़िल करने थे और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस मिले थे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल हमारे इंडिया को जो हमारी इंडिपेंडेंस थी, जो आज़ादी थी, काफ़ी एक लंबे स्ट्रगल के बाद में मिली थी। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि जिन्हें हम इमीडिएट टास्क भी बोलते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और कुछ एसेंशियल टास्क थे जो कि प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व भी करनी थी कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस तो मिल गया इंडिया को, और वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको जल्दी सॉल्व करना था, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, आइडेंटिफाइंग अ नेशनल लैंग्वेज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन क्या था। जब इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हुआ तो पाकिस्तान का भी क्रिएशन हुआ, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ तो इसने एक डिस्प्लेसमेंट, जो लाखों लोगों की जो एक डिस्प्लेसमेंट थी कि हमारे जो इंडिया में जो कुछ मुस्लिम्स रह रहे थे या फिर उस पाकिस्तान एरिया में जो हिंदू रह रहे थे, लाखों लोग वहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे थे, या फिर जो ईस्ट बंगाल के थे ऐसे थे लाखों हिंदू वेस्ट पंजाब और सिंध में जो थे रह रहे थे, उन्हें कंपेल्ड किया गया माइग्रेट करने के लिए, इंडिया में से माइग्रेट करने के लिए इंडिया में। और सिमिलरली अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी थे जो इंडिया में रह रहे थे, उनको भी वो भी पाकिस्तान के लिए माइग्रेट हुए। अब जो ये माइग्रेशन था ये दोनों तरफ का था, जो लोग थे वो बेघर हो रहे थे इसमें, और बहुत अगर हम देखें तो इसमें उनके पास में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। लोगों की रीसेटलमेंट करना था, रिहेबिलिटेशन करना था इन्हीं लोगों का। तो इंडिपेंडेंट अगर हम देखें तो, क्योंकि जब नया नया इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था तो ये कुछ बहुत मेजर चैलेंज थे हमारे लीडर्स के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये उस टाइम पे टैकल जो की गई वो बाय द क्रिएशन ऑफ रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा टैकल की गई। रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री का क्रिएशन किया गया और उन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया, और ये एक इमीडिएट सॉल्यूशन था जो कि रिलीफ कैंप्स ओपन किए गए, उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट किए गए रिफ्यूजीज़ के लिए, न्यू टाउनशिप्स कॉलोनीज़ को भी डेवलप किया गया ताकि उनका रीसेटल हो सके। और जो ये कॉलोनीज़ थी ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ के नाम से भी जानी गई। फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की गई रिफ्यूजीज़ को, जो रिफ्यूजीज़ के जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई। और ग्रेजुअली अगर हम देखें तो इसमें जो सेटल डाउन था वो जो माइग्रेंट्स थे हमारे इंडियन सोसाइटी का एक मेन स्ट्रीम भी बन गए, और जो बिजनेसमैन थे जो छोटे मोटे, उनको लोन्स की टर्म भी दी गई। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन था। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब एक और मेजर प्रॉब्लम ये थी क्योंकि हमारा जो कंट्री था वो प्रिंसली स्टेट्स था, तो इसीलिए जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसमें करीब 562 प्रिंसली स्टेट्स से और उन्हें आज़ादी दी गई, ताकि उसमें, क्योंकि जब हमारे इंडिया को आज़ादी मिल गई तो जो कंट्री था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो मेजर डोमेन में हो गया था, डोमिनियंस हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान। तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम थी। तो इसका अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो रूलर्स थे उनको एग्री किया ताकि वो इंडियन यूनियन का
पार्ट बन सके, और जो सारे सभी जो स्टेट्स थे वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने। अब लेकिन इसमें 3 स्टेट्स ऐसे थे जो नहीं बने थे, एक जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। लेकिन कुछ टाइम बाद वे भी हमारे इंडियन यूनियन से ज्वाइन हो गए थे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग अ नेशनल लैंग्वेज। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि हमारे इंडिया जो है, आपको हमें सभी को पता है, एक डाइवर्सिटीज़ की लैंड है। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है और मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जिसमें करीब 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नेशनल लैंग्वेज किस तरीके से चुनी जाए, एक बहुत ही मुश्किल था, और इसीलिए हिंदी को रिकग्नाइज़ किया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को स्टेट्स पर थोपा नहीं गया, क्योंकि अगर हम देखें तो जो 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हिंदी ही बोलती है। अब क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी थे हमारे इंडिया में, रीजनल लैंग्वेज भी उभर रही थी, फ्लॉरिश थी, तो हिंदी के अलावा हमारे कंट्री में बहुत सारी अदर जो हमारी 21 लैंग्वेज हैं वो भी हैं। 8 स्केड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक स्केड्यूल लैंग्वेजेस का भी है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाया गया, और हिंदी और इंग्लिश हमारे दोनों ही एज अ कम्युनिकेशन के जरिए रहे हैं, और फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिस है हमारा, सभी के लिए ये एक कम्युनिकेशन का भी ज़रिया रहा है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब जी, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन जो था हमारे स्टेट्स का, वो किया गया था कि ड्यूरिंग दी जो हमारा कंट्री था, जो ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो हमारे लीडर्स थे वो हमारे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ लिंग्विस्टिक लाइन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन कमेटी सेटअप की गई 1948 में, रिकमेंड किया गया इसके लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट फेसिबल। तो हालांकि मैंने बहुत सारी ऐसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ उस टाइम पे सेटअप की गई, जैसे कि कन्नड़, मलयालम, मराठी स्पीकिंग लोग जो थे, उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दिए कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का गठन होना चाहिए। तो बहुत से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आए। तेलुगु स्पीकिंग जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आया था वो था तेलुगु स्पीकिंग लोगों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से, जो कि एक मद्रास प्रेसिडेंस के में से ही था। और रिज़ल्ट जो आया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में से, वो सेपरेट होना चाहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी से, और इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट हमारे एग्जिस्ट में आया। और आंध्रा प्रदेश का जब क्रिएशन हुआ तो बाकी के इसी तरह की जो डिमांड थी उनके लिए भी एक जो रोड था वो पेव्ड द वे, दैट मीन्स कि एक रास्ता पक्का बन गया था। और फिर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, और इस तरह से धीरे 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 हमारे कंट्री में जो स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनते चले गए। आगे नेक्स्ट आता है हमारा एक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे जो ब्रिटिश थे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, उन्होंने किस तरीके से स्पॉइल किया था, ख़राब कर दिया था। हमारा जो ट्रेड था, हैंडीक्राफ्ट था, उसको सबको वो ख़राब कर दिया था। और जो हमारे इंडिया की वेल्थ थी वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रेन कर दिया था इसको। और इकॉनमी में अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं छूटा था हमारे पास में। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी, इनफैक्ट कोई मीनिंग नहीं था उस इकोनॉमिक मजबूती का, उस स्ट्रेंथ का। तो जो यूनिटी थी और जो यूनिटी और डेवलपमेंट जो था वो दोनों ही जा चुके थे हाथों से। तो इसीलिए फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक बहुत लंबा रास्ता था, और इसीलिए गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया 1950 में। और ये एक बहुत ही एक फॉर्मुलेटिंग टास्क था जो कि प्लान किया गया इंडिया के डेवलप के लिए, इंडिया को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए, और मॉडर्न टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस, ये सब ऑब्जेक्टिव्स रखे गए प्लानिंग कमीशन में। और इसे एक 5 ईयर प्लान के रूप में जाना गया उस टाइम पे। और हमारा जो इंडिया है इस फाउंडेशन के अंडर, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दोनों को ही, इट मीन्स पॉवर्टी को रिडक्शन करना है। और अब उसमें जो था मिक्स्ड इकोनॉमी को हमारा इंडिया जो है वो अडॉप्ट करता है, दैट मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को ही एक बहुत अच्छा
रोल प्ले किया था उस टाइम पर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इवन अगर इंडिया से पहले अगर हम देखें तो आज़ादी जब जो हमारे आज़ादी से पहले जब हमारे इंडिया को जब आज़ादी मिली थी, उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की गई थी, सेटअप की गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करें। तो एक असेंबली बनाई गई इसके लिए, तब था अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, जो कि 385 मेंबर्स के लिए की गई थी। और इसका जो रिज़ल्ट था वो जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हमारा हुआ तो जो मेंबरशिप थी वो ख़त्म हो गई, घट गई, रिड्यूस हो गई, वो 308 पर पहुंच गई। और जो मेजर और स्मॉलर जो कम्युनिटीज़ थी इंक्लूडिंग वीकर सेक्शंस, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके चेयरमैन चुने गए, और भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको इनेक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू, जो कि 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन अगर हम वही देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, और जो इंडिया था एक सॉवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको डिक्लेयर किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको लिखा गया एक, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे लंबा है हमारा, और हमारा रिटन भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी बेस्ड रखा गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई कि हर इंसान अपना जो भी 18 साल का और उससे ऊपर का है वो वोटिंग कर सकता है। सिटीजन्स के जो राइट्स हैं इस चीज़ को गारंटी की गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ को गारंटी की गई। और जो थर्ड फीचर आता है हमारा वो स्पेशल प्रिविलेज आता है, जो कि गरीबों के लिए हो जाता है कि जो कि हमारे उनको फ़ायदे नहीं मिल पाते। तो इसीलिए हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, कि ताकि वो भी हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी हर चीज़ का एडवांटेज मिल सके। और जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी थी उसको ख़त्म किया गया। हिंदू टेम्पल्स में सभी सेक्शंस जो थे हिंदू के, उनको सबको अलाउ किया गया, ये एक आर्टिकल रखा गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा गया, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट अलग अलग तरीके से रखी गई उसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.